मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास कानून का बेटा भाग 10। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। बुद्धा गार्डन में कोयल ठीक उस स्थान पर खड़ी रह रहकर रिस्ट वॉच पर नजर डाल रही थी जहां उनकी पिछली मुलाकात हुई थी। वास्तव में केशव उससे पहले ही गार्डन में था और पिछले 30 मिनट से हर पल यह ताड़ने का प्रयत्न कर रहा था कि कोयल पर कोई नजर तो नहीं रखे हुए है। इस बीच कोयल की नजर कई बार उस पर पड़ी थी मगर पहचान नहीं पाई। इस वक्त वह एक पठान के वेश में था। ब्राउन कलर की ढीली ढाली घुटनों तक लंबी कमीज, उसी कपड़े की सलवार, पैरों में सैंडल्स और सिर पर ऊंचे साफे वाली नीली पगड़ी। इस लिबास ने उसके जख्मों को भली भांति ढक लिया था। चेहरे पर बिल्कुल असली नजर आने वाली कटारीदार मूछें और फ्रेंच कट दाढ़ी के अलावा कॉन्टेक्ट लेंसों के कारण आंखें भूरी नजर आ रही थीं। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद हाथों में मौजूद रूल को लेकर अजीब अंदाज में घुमाता हुआ वह कोयल के नजदीक पहुंचा। आवाज में थोड़ा भारीपन लाकर बोला, लगता है तुम अपने दिलवर के इंतजार कर रही हो मोहतरमा। कोयल ने घूर कर उसे ऊपर से नीचे तक देखा, घुराया, तुमसे मतलब? ओए ओए, तुम तो बहुत गुस्से में मालूम पड़ता। लो बादाम खाओ, काबुल का तिलगोजा, अखरोट खाओ। कहने के साथ उसने जेब से मेवा निकाले, बोला, इनको खाने से गुस्सा समुद्र की झाग की तरह खत्म हो जाता है। तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? गुस्से में भरी कोयल इस बार चीख पड़ी और केशव को लगा कि अगर शीघ्र ही उसने अपनी हकीकत ना खोल दी तो कोयल बखेड़ा कर देगी। और हालात ऐसे थे नहीं कि वे किसी भी रूप में लोगों की नजरों का केंद्र बने। अतः बोला, यानी नहीं पहचान पाई? कोयल चौंकी। केशव की आवाज सुनते ही उसके दिमाग को झटका लगा। नेत्र सिकोड़े। जिस वक्त कोयल उसे बहुत ध्यान से देख रही थी, ठीक उसी वक्त एक बेहद प्यारी और भेदभरी मुस्कान केशव के होठों पर आ गई। तुम? कोयल के हलक से चीख निकल गई। ये तुम हो? पिस्ता बादाम खाओ, तिलगुजा खाओ बुलबुल, हम तुमको काबुल ले जाएगा। शरारती अंदाज में केशव पुनः पठान के से स्वर में बोला। केशव? ओह केशव तुम? दीवानगी के आलम में कहती हुई कोयल टूटी शाख की मानिंद उसके सीने से आ लगी। केशव ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा ही था कि कोयल तुनक कर अलग हट गई। चेहरे पर कृत्रिम क्रोध लिए चहकी, वह तुम तो मुझसे पहले ही से पार्क में मौजूद हो। देख लो हमारी दीवानगी। तो आधे घंटे से बोले क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं कि तुम हो? देख रहा था। क्या? अपनी जिंदगी की बेचैनी। मुझे तड़पाने में तुम्हें मजा आता है ना पगली? कहने के साथ ही केशव ने उसे भुजाओं में भर लिया। बोला, ऐसा क्यों सोचती हो? 1 महीने के लिए कहकर जाने के बाद इतने दिन में आए हो और अब पिछले 30 मिनट से दूर खड़े मुझे तड़पते देख रहे हो। यहाँ मेरी जान निकली जा रही थी। तुम्हारी जान नहीं निकलेगी कोयल। तुम्हें क्या मालूम? तुमसे ज्यादा मालूम, क्योंकि तुम्हारी जान यहाँ है। अंगूठे से अपने सीने की तरफ इशारा करके कहा, मेरे दिल में, और मेरी जान वहां अटकी है, दिल में। आत्मविभोर हुई कोयल उससे लिपट गई। कोयल? केशव ने उसे बाहुपाश में भर लिया। बस मुझे जादू भरे शब्दों के जाल में फंसाने लगे। दूसरे प्रेमी जोड़ों की तरह वे भी एक विशाल झाड़ी के पीछे चले गए। तन्हाई में बहुत देर तक शिकवे शिकायतें होती रहीं। कभी कोयल उससे झगड़ती तो कभी उसकी मद भरी बातों में डूब जाती। और उस वक्त केशव ढके से चौंका जब कोयल ने कहा, अब मैं चलूंगी केशव। क्यों? घर पर अजीब सा माहौल है। अजीब से मतलब? रात तुम्हारे फोन के करीब 20 मिनट बाद 50-60 सशस्त्र व्यक्ति हमारे यहाँ आए।
डैडी से बात करने के बाद हमारी कोठी के लॉन और अंदर जगह जगह छुप गए वे। क्या मतलब? मैंने डैडी से पूछा तो उन्होंने बताया कि व्यापारिक कल का प्रतिद्वंदिता का मामला है। उनका एक कॉम्पिटिटर डैडी की फैक्ट्री से निकलने वाली चीनी और शराब की बेहतरीन क्वालिटी से इतना चढ़ गया है कि वह उनकी हत्या तक करने पर आमदा है। हत्या करने पर? अकेले उन्हीं की नहीं, बल्कि कुकरेजा और बच्चन अंकल की भी। डैडी कह रहे थे कि वह जुनेजा शुगर वर्क्स के तीनों डायरेक्टर्स को खत्म कर देना चाहता है। मगर इस बात का 50 सशस्त्र व्यक्तियों से क्या संबंध? उन सबको डैडी ने किराए पर अपनी सुरक्षा के लिए अरेंज किया है। 50 व्यक्ति? हाँ, कोठी के चप्पे चप्पे पर तैनात है वे। अगर डैडी को बाहर जाना है तो उन्हीं लोगों की कस्टडी में बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाएंगे। क्या पीएम की सुरक्षा होगी जो डैडी ने अपने लिए की है? ऐसा क्या किया है? और भोली भाली मासूम कोयल उसे सब कुछ बताती चली गई। लगभग वही सब कुछ जो 16 ने बब्बन के यहाँ डफरिन को बताया था। एक एक अक्षर ध्यानपूर्वक सुनने के बाद केशव ने कहा, अगर कोई इतनी ज्यादा खतरे वाली बात है तो तुम्हारे डैडी को पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए। मैंने भी यही कहा था। फिर पुलिस से ज्यादा उन्हें उन लोगों पर भरोसा है। कौन लोग हैं वे? यह तो मैं नहीं जानती, कोयल ने बताया। रात को मैं उस व्यक्ति को उनका सरदार समझ रही थी जिसे डैडी 11 कह रहे थे, किंतु सुबह पता लगा कि उनका सरदार सांवले रंग का डफरिन नामक व्यक्ति है। डफरिन? हाँ, सुबह आकर उसने खुद डैडी की उस सुरक्षा व्यवस्था को जांचा परखा जो 11 ने की थी। और हाँ, डफरिन के नाम पर एक बात याद आई केशव। क्या? एक बार फिर कहूंगी कि जल्दी से अपनी और मेरी शादी का कोई इंतजाम करो। ऐसा क्या हुआ? जैसे ही मैं डफरिन के सामने पड़ी, वह देखता रह गया और डैडी से पूछा कि क्या मैं उनकी बेटी हूँ? तो अजीब भेद भरे आवाज में उन्होंने कहा, हाँ। भेद भरी मुस्कान का क्या मतलब? अभी लटकी तरह डफरिन मुझे देख ही रहा था कि डैडी ने पूछा, क्या देख रहे हो मिस्टर डफरिन? डफरिन ने चौंक कर कहा, कुछ नहीं। इसके बाद डैडी ने कहा कि कहीं आप वही तो नहीं सोचने लगे जो आपके घर आपके बेटे को देखकर मैं सोचने लगा था। क्या सोचने लगे थे? डफरिन ने पूछा। मुझे निमेश अच्छा लड़का लगा। उस वक्त मैं सोचने लगा था कि निमेश और कोयल की जोड़ी हंस हंसने की सी जोड़ी लगेगी, मगर यह सोचकर चुप रह गया कि कहाँ आप और कहाँ मैं। छोटा मुंह बड़ी बात। केशव ने पूछा, इसके बाद? पता नहीं इसके बाद उनके बीच क्या बातें हुई। क्यों? मुझे ना बातें अच्छी लग रही थी, ना उस उल्लू के घूरने का अंदाज। सो अपने कमरे में चली गई। मगर जिस अंदाज में वह मुझे घूर रहा था, उससे लगता है केशव कि अगर पापा उसे ऑफर ना देते तो वह पापा को यही ऑफर देने वाला था। ओह! केशव की आंखें गोल हो गईं। कुछ करो केशव, कोयल बेचैन स्वर में बोली। अगर डैडी बातचीत से आगे निकल गए तो मामले को संभालना मुश्किल हो जाएगा। केशव कुछ बोला नहीं। वह सोच रहा था, दूर तक सोचता चला गया। उसका कंप्यूटर मस्तिष्क विद्युत गति से भविष्य की घटनाओं का ब्यौरा तैयार कर रहा था। उसकी आंखें भविष्य को उसी तरह देख रही थीं जैसे कोई स्क्रीन पर चल रही फिल्म देखता है। चुप क्यों हो गए? कोयल ने पूछा। सोच रहा हूँ। क्या? यही कि हमें क्या करना चाहिए। सोचो नहीं, कुछ करो केशव। मैंने पिछली मुलाकात पर भी कहा था कि अगर जल्दी कुछ ना किया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी, और उस डफरिन घटना ने तो मुझे हिला कर रख दिया है। अभी वह टाइम नहीं आया है जब मैं तुम्हारे डैडी से तुम्हें मांग सकूं। पहले भी कह चुकी हूँ केशव कि वह टाइम कभी नहीं आएगा। आएगा कोयल, केशव दृढ़ता के साथ बोला, जरूर आएगा। निमेश के जबड़े कसे हुए थे। बायां पैर एक्सेलेटर पर और दोनों हाथों से उसने स्टीयरिंग संभाला हुआ था। सुई से और 120 के बीच थिरक रही थी। रह रहकर वह अपने पीछे आ रही गाड़ी पर नजर डाल रहा था। पिछले 15 मिनट से वह गाड़ी उसे ओवरटेक करने का प्रयत्न कर रही थी, और निमेश की खूबी यह थी, जब से उसने ड्राइविंग शुरू की थी तब से किसी को भी उसने ओवरटेक करने नहीं दिया था। मगर आज उसे अपनी यह आन खतरे में पड़ी नजर आ रही थी। निमेश को लग रहा था कि वह लड़की उसे ओवरटेक करने पर आमदा है। हाँ, वह लड़की ही थी। रियर व्यू
मिरर में पिछली गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर खूबसूरत लड़की को वह साफ साफ देख सकता था और अभी अभी महसूस किया था कि उसके और पिछली गाड़ी के बीच का फासला धीरे धीरे कम हो रहा है। एक्सीलेटर पर उसके पैर का दबाव और बढ़ा। सुई 120 को पार कर गई। 140 की तरफ बढ़ रही थी वह। परंतु हैरत की बात थी कि दोनों गाड़ियों के बीच कम हुए फासले को वह बढ़ा नहीं पा रहा था। करीब 5 मिनट तक यह स्थिति बनी रही। फिर अचानक पिछली गाड़ी को उसने एक तेज झटका खाते देखा। ठीक ऐसा झटका जैसे टॉप गियर में 140 की स्पीड पर दौड़ रही गाड़ी अचानक फर्स्ट गियर में फंस गई हो। पीछे वाली गाड़ी लड़खड़ाई। निमेश ने उसका ड्राइविंग डोर खुलते देखा, फिर लड़की को कूदते। उधर एक जबरदस्त विस्फोट के साथ गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़े खंभे से जा टकराई। यह सब कुछ पलक झपकते ही हो गया था, इतनी तेजी से कि निमेश के मस्तिष्क को ठीक से कुछ समझने तक का मौका ना मिला। जब उसे एहसास हुआ कि क्या कुछ हो गया है तो पैर स्वतः ही ब्रेक पर जा पड़ा। टायरों की तीव्र चीख चिल्लाहट के साथ गाड़ी धीमी हुई। बायां पैर क्लच पर पहुंच चुका था। गियर तेजी से बदले। हालांकि दुर्घटना स्थल से वह काफी दूर निकल आया था, किंतु सड़क किसी ग्रामीण महिला की मांग की तरह बिल्कुल सीधी थी। अतः खंभे से टकराई हुई गाड़ी उसे नजर आ रही थी। अपनी गाड़ी उसने टर्न की। आनंद फानन में वह खंभे से टकराई खड़ी गाड़ी की बगल से गुजरकर लड़की के समीप पहुंचा। उस लड़की के जो इस वक्त हल्की लंगड़ाहट के साथ चलने का प्रयत्न कर रही थी। उसके जिस्म पर जगह जगह खरोंचों के निशान थे। खून छलक रहा था, कपड़े फटे हुए थे। दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए उद्विग्न निमेश ने कहा, आपको चोट तो नहीं आई? कोई खास नहीं। लड़खड़ाकर वह अभी गिरने ही वाली थी कि निमेश ने लपक कर उसे संभाल लिया। लड़की के चेहरे पर वेदना के भाव उभरे। निमेश बोला, आपको डॉक्टर की जरूरत है? नहीं। क्यों? लड़की ने कहा, अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो लॉरेंस रोड पहुंचा दीजिए मेरे घर। आइए, निमेश ने सहारा देकर उसे आगे बढ़ाया। इसके बाद तब जबकि लड़की उसकी बगल वाली सीट पर नेत्र बंद किए पड़ी थी और शतघात से सिर टिका रखा था, उसने गाड़ी लॉरेंस रोड की तरफ मोड़ ली। निमेश की नजर रह रहकर उसके खूबसूरत गोरे गोल और मासूम मुखड़े पर पड़ रही थी। वह अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि यही वह लड़की है जो कुछ देर पहले उसकी आन के लिए खतरा बनी हुई थी। निमेश की नजर रह रहकर उसके फटे लिबास और उससे झांक रही दूध सी चमड़ी पर पड़ रही थी। निमेश उससे बात करना चाहता था, अपने दिमाग में घूमड़ रहे ढेर सारे सवालों का जवाब चाहता था, किंतु कुछ पूछ ना सका। लड़की के सौंदर्य का रौब उस पर कुछ ऐसा पड़ा कि सवाल करने का साहस ही ना जुटा पाया। निमेश के दिलो दिमाग पर सरूर सा सवार होता जा रहा था, वैसा ही सरूर जैसा व्यक्ति को एक पैग लेने के बाद महसूस होता है। वह बेचारा तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि 130 की रफ्तार पर दौड़ रही गाड़ी को जानबूझकर फर्स्ट गियर में डाला गया था। वह गाड़ी की रफ्तार धीमी होने पर थी। जख्मी को देखते ही घर में कोहराम मच गया। उसके पापा बौखला उठे, नौकरों पर चीखने चिल्लाने लगे। हड़बड़ाई से नौकर इधर उधर भाग रहे थे और यह कोहराम तब थमा जब वहां पहुंचे फैमिली डॉक्टर ने चेकअप करने की घोषणा की। ये कहीं कोई सीरियस चोट नहीं है, खरोंची आई है, थोड़े से इलाज और 2-3 दिन के रेस्ट से ठीक हो जाएगी। सबने राहत की सांस ली, निमेश ने भी। बैंडेज आदि करने के बाद डॉक्टर ने खाने की कुछ दवाएं ली गई। कुछ देर बाद सोनू के पापा चले गए। मम्मी निमेश के लिए किचन में चाय बना रही थी और 2 तकिए कोट और पलंग की पुष्ट के बीच फंसाए सोनू अपने पावते पर बैठे निमेश को खास नजरों से देख रही थी, ऐसी खास नजरों से जो सीधी निमेश के दिल में उतर रही थी। आंदोलित सा हुआ जा रहा था वह, नशे में चूर, मदहोश। सोनू की आंखें इसे केवल आंखें नहीं, महके छलके पड़ रहे जाम नजर आ रहे थे। समूचे जिस्म में सनसनी का एहसास हो रहा था उसे। हालत राजस्थान का रेगिस्तान बना था। आपका नाम सोनू है ना? यह सवाल वह अपनी 7 पुश्तों का जोड़ लगाने के बाद पूछ पाया। सोनू ने प्यार से लब सर भरे स्वर में कहा, हूँ। मेरा नाम निमेश।
सोनू ने उसके बताने से पहले ही कहा, मैं जानती हूँ कि आपका नाम निमेश जी है। यह भी जानती हूँ कि आप मीन पार्क में रहते हैं। कैसे? निमेश ने आश्चर्य के साथ पूछा। यह सब आप कैसे जानती हैं? पिछले 6 महीने से मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ निमेश बाबू। 6 महीने से? हाँ, मगर सोनू ने सीधा वार किया। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ निमेश बाबू। और निमेश के दिमाग का फ्यूज भग से उड़ गया। ठीक यूं जैसे जरूरत से ज्यादा वोल्टेज आने पर बल्ब फूटता है। सूझा नहीं कि क्या कहे। सोनू को देखता रह गया वह। उस सोनू को जो बहुत पहले से उसके दिल और दिमाग को रोमांचित किए हुए थे, वही सोनू अब उससे सीधा कह रही थी कि वह उससे मोहब्बत करती है। उफ, क्या चमत्कार है ये। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ? क्या सचमुच सोनू ने वही कहा या मेरे कान मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं? जादुई दुनिया से बाहर निकलने का प्रयत्न करते हुए उसने पूछा, मोहब्बत? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो सोनू? पिछले 6 महीने से, सोनू ने कहा। सबसे पहले मैंने तुम्हारे एक दोस्त के साथ ओबेरॉय कॉन्टिनेंटल में देखा था। कहते हुए निमेश बाबू कि मोहब्बत ऐसी चीज है जिससे होनी होती है, पहली नजर में हो जाती है। उस दिन से पहले मैं लोगों के इस कथन को बेवकूफाना कथन कहती आई थी, परंतु उस दिन ओबेरॉय कॉन्टिनेंटल में एक नजर आपको देखने के बाद मानना पड़ा कि यह जुमला किसी तपे हुए एक्सपीरियंस्ड होल्डर की इजाद है। मैंने तो आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। बड़ी फीकी सी मुस्कान अपने होठों पर बिखेर ली सोनू ने। मुखड़े पर ऐसे भावों को आमंत्रित किया जैसे भीतर ही भीतर टूटते जज्बातों की तड़प पीने का प्रयत्न कर रही हो। वियोगनी के माने टूटे स्वर में कहती गई, इसी का नाम तो मोहब्बत है निमेश बाबू। आपको पता भी नहीं लगा और मेरा दिल ही नहीं सुख चैन और रातों की नींद तक चुरा ले गए। उस दिन के बाद मैं एक रात भी चैन से ना सो सकी। दिन निकलते ही उन राहों पर भटकने लगती जिधर से आपके गुजरने की उम्मीद होती थी। दिल में सिर्फ एक इच्छा होती, यह कि एक बार, सिर्फ एक बार आपके दर्शन कर लूं। मगर मैंने तुम्हें कभी अपने आसपास नहीं देखा, सोनू ने सीधे से कहा। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है, निमेश बौखला उठा। सोनू बोली, अगर झूठ बोल रही होती तो आपके बारे में इतना सब मालूम ना होता मुझे। मगर अफसोस ही यह है कि आपने मेरी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, पलकें उठाकर मेरी तरफ कभी देखा तक नहीं। अगर आप एक बार, सिर्फ एक बार ऐसा कर लेते तो शायद यह एक्सीडेंट नहीं होता। क्या मतलब? मैं गाड़ी कभी उतनी तेज नहीं चलाती जितनी तेज चलाते आपने देखा है। 80 से ऊपर गाड़ी कभी नहीं चलाई थी। फिर आज मैं आपको ओवरटेक करना चाहती थी। क्यों? ताकि आपका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो। निमेश ने हैरत के साथ पूछा, सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए? मैं फिर कहूंगी निमेश बाबू कि जिसका दिल आपने चुराया है वह आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आसमान से चांद सितारे तक तोड़कर ला सकती है। और ये बात तो सिर्फ तेज ड्राइविंग की है। दूसरी बातों की तरह जब आपके बारे में यह पता लगाया कि आप सड़क पर कभी किसी को भी ओवरटेक नहीं करने देते, तो आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मुझे यही एकमात्र रास्ता दिखा। आपको ध्यान है ना, जब एक्सीडेंट के बाद आप मुझे यहाँ ला रहे थे, तब मैं आपकी बगल वाली सीट पर आंखें बंद किए कुछ सोच रही थी। हाँ, क्या आप बता सकते हैं उस वक्त मैं क्या सोच रही थी? नहीं, एक बार फीकी और टूटन भरी मुस्कान के साथ सोनू ने कहा, मैं ये सोच रही थी कि आपका जो सानिध्य मुझे इस वक्त हासिल है वह भविष्य में शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। और मैं ये निर्णय करने की चेष्टा कर रही थी निमेश बाबू कि दिल की बात आपसे कहूँ या नहीं, कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। किंतु यहाँ आते आते टूट गई, अपने फैसले पर कायम ना रह सकी, यह सोचकर सारी बातें कह दी कि आपका प्यार तो क्या, भविष्य में शायद पल भर के लिए भी आपका सानिध्य तक ना पा सकूं। यह सब यही सोचकर कहा है निमेश बाबू कि कल अगर मरना भी पड़ेगा तो कम से कम घुट घुट कर नहीं मरूंगी। नहीं नहीं, निमेश ने तड़प कर उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। बोला, ऐसे मत कहो, मरे तुम्हारे दुश्मन। और सोनू ने उसका हाथ चूम लिया।
निमेश के समूचे जिस्म में 440 वोल्ट की हाहाकारी लहर दौड़ गई। सोनू ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए थे। उसकी डबडबाई आंखों निमेश को लगा जहर में बुझा खंजर धीरे धीरे उसके दिल में इस बस होता जा रहा है, जिसके समर्पण से बड़े बड़े योगी और तपस्वियों की साधना भंग हो जाती है। उसके समक्ष निमेश बेचारा चीज क्या था, टूटकर यूं सोनू की गोद में गिरा। वह जैसे पेड़ से फल टूटकर सिर्फ जमीन पर गिरता है। सोनू के होठों पर वही मुस्कान थी जो नाग के हत्यारे को अपने जंगल में फंसा देखकर नागिन होठों पर होती है। केशव और उसके 3 साथी कहाँ हैं? पता नहीं लग सका सर, डफरिन ने गुर्राकर कहा। 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद? बड़ी अजीब बात है सर, उसके सामने खड़े दोनों खतरनाक कोबराओं में से एक ने कहा। साजिद और शबीना पर बराबर नजर रखी जा रही है, मगर उनकी किसी भी एक्टिविटी से ऐसा नजर नहीं आता जैसे वे केशव या उनमें से किसी से संबंध स्थापित करना चाहते हों। उनके बारे में आपस में बातें तक नहीं करते थे। आज दिन में कंपनी के ऑफिस गए, वही काम किया जो रोज करते हैं, और शाम को वापस रूपनगर आ गए, बस। दूसरे खतरनाक कोबरा ने कहा। लगभग प्रत्येक होटल, लॉज और गेस्ट हाउस में पूछताछ की जा चुकी है, मगर उनमें से किसी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। उनके जवाब सुनकर डफरिन के जबड़े सख्ती के साथ भिज गए। आंखों में सुलगती चिंगारियां नजर आने लगीं, और अभी तक अपनी दोनों टांगे उसने सामने रखी मेज पर फैला रखी थी। उन्हें सिकोड़ जमीन पर रखा। एक झटके के साथ रिवॉल्विंग चेयर से खड़े होते हुए उसने निहायत ही सख्त स्वर में पूछा, निकम्मे और नाकाम मेंबर्स की सजा जानते हो तुम? एकदम दोनों के चेहरे पर इस तरह पीले पड़ गए जैसे अदृश्य हाथों ने उन पर हल्दी पोत दी हो। हमें 2 घंटे का वक्त और दीजिए सर, हमारी सवाल का जवाब दो। नकारा मेंबर्स की सजा जानते हो या नहीं? मौत। नकारा मेंबर्स की सजा मौत है, और पिछले 24 घंटों ने साबित कर दिया है कि तुम नकारा हो, निकम्मे हो। दूसरा गिड़गिड़ाया। हमने पूरी कोशिश की सर, मगर खामोश। डफरिन हलक फाड़कर इतनी जोर से गुर्राया कि सारा ऑफिस झनझना उठा। अब इस सवाल का जवाब दो कि अगले 2 घंटे में तुम क्या करना चाहते हो? किसी भी तरह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वे कहाँ हैं। किस तरह? दोनों में से किसी पर जवाब नहीं बना। हरामजादों, गुर्राने के साथ ही उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। जब तुम 24 घंटे में कुछ नहीं कर सके तो 2 घंटे में क्या कर लोगे? हम कोशिश करेंगे सर, एक साथ दोनों हकला उठे। यह तक तुम्हें नहीं पता कि यह कोशिश कैसे की जाएगी। कहने के साथ उसने 2 बार ट्रिगर दबाया। धाएं धाएं। क्षणिक अंतराल से 2 गोलियां चली। चीखों के साथ दोनों ढेर हो गए। गोलियां उनके चेहरों को भन्नास उड़ा गई थीं। डफरी ने रिवॉल्वर की नाल से निकल रही धुएं की लकीर को छिन भिन किया और उसे जेब में रखने के बाद मेज पर रखे इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर बोला, ऑफिस की सफाई का इंतजाम करो। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। नहीं नहीं केशव, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो ना, छोड़ो। अशोका होटल के एक डीलक्स स्वीट में कोयल की मद भरी आवाज गूंज रही थी। जवाब में वासना में डूबे केशव ने कहा, हम अपने बीच की यह दूरी मिटा देंगे कोयल। जब मन एक हो चुके हैं तो तनों के बीच दूरी क्यों? मगर केशव बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है। पगली, हौसले से हंसकर केशव ने प्यार से कहा, प्रेमी की बाहों में भला किसका डर? कोयल कुछ ना बोली। बिस्तर पर एक दूसरे से लिपटे पड़े हुए थे वो। जुबान से भले ही कोयल चाहे जो कह रही थी, मगर वास्तविकता ये थी, केशव की छेड़छाड़ उसे अच्छी लग रही थी। वह यह नहीं जानती थी कि होटल वालों ने यह स्वीट अपनी जानकारी में एल्केड नामक एक विदेशी को दिया है, और वह विदेशी केशव ही था। धीरे धीरे होश गंवाते चले गए। वासना की आग ने इतना पागल कर दिया उन्हें कि एक एक करके तन के कपड़े उतरते गए। एक स्थिति ऐसी है कि दोनों पूर्णतः निर्वस्त्र हो गए। सारे बांध टूट गए, सारे बांध। आओ आओ मंगल। उसे ऑफिस में दाखिल होता देखते ही शबीना के मुंह से व्यंग्यात्मक लहजा निकल पड़ा। बहुत दिन बाद नजर आए, कहाँ थे? मंगल ने कोई जवाब नहीं दिया।
चेहरे पर पत्थर किसी कठोरता लिए अभी वह खड़ा ही था कि अपनी कुर्सी से खड़ी होती हुई शबीना ने कहा, सॉरी, तुम्हारे स्वागत में खड़ी होना भूल गई थी मैं। अरे, तुम अभी तक बैठे हो? साजिद भैया देखो, साहब आए हैं, खड़े होकर स्वागत नहीं करोगे इनका? मंगल का समूचा चेहरा भभक उठा। इससे पहले कि वह कुछ कहता, साजिद बोला, शबीना, मत भूलो कि केशव भैया ने क्या कहा था। अगर उन्होंने इसे जलील ना करने के लिए कहा होता तो इस वक्त मैं इसका मुंह नोच लेती। शबीना दांत भींच कर कह उठी, होश में आ जाओ शबीना, साजिद गुर्राया। अब अगर तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। शबीना चुप जरूर हो गई, किंतु आंखों से नफरत की आग बरसाने से बाज नहीं आई। और मंगल अभी उसी की तरफ देख रहा था कि साजिद ने कहा, बैठो मंगल। आगे बढ़कर वह चुपचाप आहिस्ता से बैठ गया। साजिद ने धीरे से बोला, मैं अपना हिस्सा लेने आया हूं। उसने सपाट स्वर में कहा। हुर्रे! शबीना अपने स्थान से उछल पड़ी। आप हार गए साजिद भैया। आपने कहा था कि मंगल कोबरा संगठन से डर गया है, इसलिए सिर्फ हमसे अलग हो गया। इतना कमीना नहीं है वह कि अपने हिस्से के नाम पर नोट लेने यहाँ पहुंच जाए। और मैंने कहा था मंगल इतना कमीना है, यहाँ जरूर आएगा। आप शर्त हार गए। शबीना, साजिद चीखा, मैंने तुमसे चुप रहने के लिए कहा था। सॉरी, शबीना सहम गई, हड़बड़ाकर बोली, मगर मैं क्या आपसे लगाई शर्त की बात भी नहीं कर सकती? तब तक नहीं जब तक मंगल यहाँ आए। तो जल्दी से दफा करो इसे। एक बार पुनः साजिद ने शबीना को घूरा और फिर मेज की तरह से मंगल के नाम काटा गया चेक उसके सामने रखता हुआ बोला, यह उसी दिन तैयार कर दिया गया था। थैंक यू कहने के बाद मंगल उठकर खड़ा हो गया। साजिद ने कहा, उचित समझो तो मेरे एक सवाल का जवाब देते जाओ। पूछो। मंगल ठिठका। अगर यह चेक लेना था तो उस दिन क्यों नहीं आए, और नहीं लेना था आज क्यों आए हो? उस दिन सोचा था कि यह पैसा नहीं लूंगा, मगर जब जाना कि जीने के लिए गृह में पैसा होना जरूरी है तो आ गया। शबीना चुप ना रही, बोली, और जीना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मंगल ने नफरत से मुंह सिकोड़ा, गुर्राया, मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ नहीं जो भावनाओं में बहकर आत्महत्या पर आमदा हो जाऊं। याद रखना, पछताने तक का मौका नहीं मिलेगा। शबीना का जवाब सुनने से पहले ही वह ऑफिस से बाहर आ चुका था। अभी वे डोर क्लोजर परख ही रहे थे कि किवाड़ को देख ही रहे थे कि किवाड़ पुनः एक झटके के साथ खुला। शक्ल से ही गुंडे नजर आने वाले दो व्यक्ति अंदर आए। साजिद और शबीना सतर्क हो गए, जबकि दोनों आगंतुकों ने चेहरे पर खतरनाक भाव लिए उन्हें घूरा। साजिद ने सभ्य स्वर में कहा, कहिए, तेरा नाम साजिद है? एक ने पूछा। साजिद के जवाब से पहले ही दूसरे ने शबीना से, और तेरा नाम शबीना? मिस्टर, साजिद गुर्राया, तुम्हें बात करने की तमीज सीख कर यहाँ घुसना चाहिए था। उल्लू के पट्टे गुर्राने के साथ उसमें से एक ने रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान दिया। कोबरा के मेंबर्स को अब तुझसे तमीज सीखनी पड़ेगी। साजिद बौखला गया। केशव का निर्देश था कि कानून के दायरे से बाहर निकलकर टीम का कोई भी सदस्य कोई कदम नहीं उठाएगा, और इस वक्त वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। रिवॉल्वर का सामना किस तरह किया जाए। उधर शमीना भी हतप्रत रह गई, जबकि दूसरा उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, तू हमारे साथ चल। कहाँ? शबीना के मुंह से निकला। हमारे बॉस ने तलब किया है तुझे। कहने के साथ ही उसने शबीना का बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। नहीं, शबीना ने प्रतिरोध किया। रिवॉल्वर वाले गुंडे का ध्यान पल भर के लिए उनकी तरफ गया था कि इसी पल का भरपूर लाभ उठाते हुए साजिद ने उस पर जंप लगा दी। उसे लिए साजिद ऑफिस के फर्श पर जा गिरा। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गया। साजिद के प्रतिद्वंदी के मुंह से गंदी गंदी गालियां निकल रही थी। अभी एक दूसरे से गुथे ही थे कि एक दूसरे गुंडे ने शबीना को छोड़कर अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और उनकी तरफ ताने अभी कदम बढ़ाया ही था कि शबीना की जोरदार ठोकर उसकी पीठ पर पड़ी। एक चीख के साथ वे सामने वाली दीवार से जा टकराया। शबीना ने बड़ी तेजी से मेज पर रखा पेपर वेट उस पर खींच मारा। पेपर वेट उसके सिर पर पड़ा। तिलमिला उठा वह। दोनों हाथ जख्म की तरफ बढ़े और यही क्षण था जब साजिद अपने प्रतिद्वंदी के चंगुल से निकलकर उस पर झपटा। अगले पल
उसका रिवॉल्वर उन दोनों पत्ताने साजिद को रहा था। अगर एक भी अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगा। दोनों सकपका गए। शबीना ने झटपट फर्श पर पड़ा दूसरा रिवॉल्वर उठा लिया। अगर कोबरा के मेंबर्स ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार ना होते तो शायद यह स्थिति कभी ना आती जो इस वक्त थी। उन्हें स्वप्न में भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी हकीकत जानने के बावजूद ये लोग उनका विरोध ही नहीं करेंगे बल्कि लड़ने मरने पर आमदा हो जाएंगे। अभी ठीक से यकीन नहीं कर पाए थे कि स्थिति इतनी बदल गई कि एक झटके से ऑफिस का दरवाजा खुला और धड़धड़ाते हुए कंपनी के कई पेड कर्मचारी ऑफिस में दाखिल हुए। अंदर का दृश्य देखते ही वे हक्के बक्के रह गए। राजवीर चार्टेड अकाउंटेंट का नाम लेकर साजिद ने आदेश दिया, ये गुंडे कंपनी का कैश लूटने आए थे, फौरन पुलिस को फोन करो। ओके सर कहने के साथ ही वह तेजी से साजिद की मेज की तरफ बढ़ गया। मगर साजिद ने कहा, यहाँ से नहीं राजवीर, बाहर अपनी टेबल से फोन करो। वापस पलटकर वह तेजी से बाहर निकल गया। कंपनी के अन्य कर्मचारी अभी तक अपने चेहरों पर आश्चर्य और आतंक से संयुक्त भाव लिए सारे मंजर देख रहे थे, जबकि उनमें से एक गुर्राया, ये जो तू कुछ कर रहा है हरामजादे, उसकी सजा मौत और सिर्फ मौत है। शट अप, साजिद खतरनाक स्वर में दहाड़ा। अगर मुंह से एक भी गंदा लफ्ज निकाला तो यहीं ढेर कर दूंगा। उसके बाद अगर तेरे आका मेरा कुछ बिगाड़ भी सके तो उसे तू नहीं देखने आएगा। दांत पीस कर रह गया वह। शबीना ने वहां मौजूद कर्मचारियों से कहा, प्लीज आप लोग हॉल में जाएं और सतर्क रहें, दरवाजा अंदर से बंद कर लें। सड़क पर इनके अन्य साथी भी हो सकते हैं, केवल पुलिस के लिए ही दरवाजा खोलें। इनकी तरफ से बेफिक्र रहें, ये हमारे कब्जे में है, साजिद ने कहा। एक एक करके वहां से सब चले गए। तब शबीना ने कहा, इनसे ये तो पूछो साजिद भैया कि इनके बॉस ने मुझे तलब क्यों किया था। सुनो तुमने, साजिद एक साथ उन दोनों से संबोधित होकर बोला। इस सवाल का जवाब दो जो शबीना पूछ रही है, वरना गोली चलाने में एक पल नहीं चूकूंगा। पुलिस और कानून की नजर में तुम भागने का प्रयास करते हुए मारे जाओगे। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा बेटे, जल्दी मिल जाएगा। बॉस ने इस लड़की को क्यों तलब किया था और ऐसा पता लगेगा कि तुम्हारी साथ पुश्तें तो कम से कम भूल नहीं सकेंगी। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कुत्ते, कोबरा के मेंबर उस सवाल का जवाब नहीं दिया करते जिसका जवाब देने की इजाजत ना हो। तुम दोगे। साजिद अपने चेहरे पर खतरनाक भाव लिए उनकी तरफ बढ़ा। गुर्राया, जवाब तुम्हें देना होगा, नहीं दोगे तो इस ऑफिस से तुम नहीं तुम्हारी लाश बाहर निकलेगी। परंतु वह सब चुप। उनमें से किसी ने साजिद और शबीना के सवाल का जवाब नहीं दिया। साजिद उन्हें धमका भले ही रहा था, लेकिन केशव के निर्देश ही ऐसे थे कि वास्तव में वह किसी को शूट नहीं कर सकता था। गर्ज यह है कि पुलिस वहां पहुंच गई। साजिद ने यही कहा कि ये दोनों कंपनी का कैश लूटने की नीयत से अंदर घुसे थे। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला, जबकि उन्हें अपनी गिरफ्तार में लेने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने साजिद से कहा, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। किस लिए? अपनी कंप्लेंट लिखित रूप में देने के लिए। चलिए, कहने के साथ वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर यकाएक ठिठका मुड़ा और शबीना से बोला, मैं थाने से लौट कर आता हूँ शबीना, तब तक तुम होशियार रहना। शबीना ने स्वीकृति में गर्दन हिलाई। थाने में आवश्यक कागजी कार्यवाही के दरमियान साजिद यह ताड़ने की चेष्टा कर रहा था कि कहीं इंस्पेक्टर कोबरा संगठन के प्रभाव में तो नहीं है। दोनों गुंडों की तलाशी में बरामद गिरनियों के जरिए वे जान चुका था कि वे कोबरा के मेंबर है। उस वक्त साजिद ने इंस्पेक्टर के चेहरे पर हल्के से खौफ के लक्षण देखे थे, मगर उसके बाद इंस्पेक्टर की ऐसी कोई हरकत उसने नोट नहीं की जिससे लगता कि वह कोबरा के मेंबर्स का पक्ष ले रहा था अथवा उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने से डर रहा है। इंस्पेक्टर या तो अच्छा अभिनेता था या खुद को मानसिक रूप से कोबरा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार कर चुका था। उस वक्त वह इंस्पेक्टर से विदा लेने वाला था जब सर गजब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। बुरी तरह चीखता सा बदहवास राजवीर थाने में दाखिल हुआ। साजिद की जहन में बड़ी तेजी से खतरे की घंटी घनघना उठी। क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने राजवीर से पूछा। इंस्पेक्टर दहशत और उखड़ी सांस की वजह से वह कुछ कह नहीं पाया। मारे उत्तेजना से पागल हुआ जा रहा था साजिद एक झटके के साथ खड़ा हो गया। कुर्सी फर्श पर जा गिरी
और दोनों हाथों से राजवीर का गिरेबान पकड़कर हिस्टेरियाई अंदाज में चिल्लाया, क्या क्या हुआ राजवीर? बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? सब बर्बाद हो गया सर। साजिद दहाड़ा, कैसे? कम से कम 10-12 बदमाश आए, हाँ, इस और सबके हाथों में हथियार थे। हॉकी, चैन, डंडे और लोहे की रॉड जैसे हथियार। कंपनी में घुसते ही उन्होंने उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। उन्होंने हर उस आदमी को मारा जो सामने पड़ा। कंपनी के कर्मचारी ही नहीं बल्कि ग्राहक बनने आए लोग भी पिटे। सारी कंपनी में एकदम चीख चिल्लाहट, हाहाकार मच गया। खुद को बचाने के लिए लोग भागते फिर रहे थे। संयोग से उस वक्त मैं टॉयलेट में था। मारे डर के मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कई लोगों के कई बार पीटने पर भी नहीं खोला। फिर करीब 30 मिनट बाद जब चीख चिल्लाहट और उधम मचाने की आवाजें आनी बंद हो गई तो मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। क्या देखा तुमने? वे सब कुछ उजाड़ गए सर, कंपनी को बर्बाद कर गए। सारा फर्नीचर टूटा पड़ा था और कर्मचारी जख्मी पड़े थे। शबीना कहाँ है? कंपनी के जख्मी चपरासी ने बताया कि शबीना मेम साहब को जबरदस्ती वे अपने साथ ले गए। बहुत विरोध कर रही थी मगर कुछ काम ना आया। ओह! साजिद के मस्तक पर चिंता की ढेर सारी लकीरें उभर आईं। इंस्पेक्टर ने राजवीर से पूछा, क्या तुम उन गुंडों में से किसी को पहचानते हो? नहीं। पहचानना क्या है इंस्पेक्टर? उत्तेजित साजिद ने कहा। जाहिर है कि वे भी इन्हीं दोनों के साथी होंगे, कोबरा के मेंबर। शबीना को वो अपने साथ ले गए हैं। उसे बचा लीजिए इंस्पेक्टर, कोशिश करके उसे बचा लीजिए। उन्हें लेकर कहाँ गए होंगे वे? अपने अड्डे पर। और कहाँ? अड्डा कहाँ है उनका? और साजिद इंस्पेक्टर की तरफ देखता रह गया। क्या ऐसा हो सकता था कि वह कोबरा का अड्डा न जानता हो? कदापि नहीं। फिर भी वह उसी से पूछ रहा था। जाहिर तक वह झूठ बोल रहा था। यह जानने के बाद कोई कार्रवाई करने की उसमें हिम्मत नहीं थी कि इस सारे मामले के पीछे कोबरा संगठन है। या तो उसे अपनी नौकरी जाती नजर आ रही थी या अपनी लाश पलक झपकते ही साजिद इस नतीजे पर पहुंच गया कि पुलिस के सामने गुहार करने से कुछ निकलने वाला नहीं है। उसे जो करना है खुद अपने स्तर पर करना है। मगर क्या करे? शबीना को उसके चंगुल से कैसे निकाले? गेम्स क्लब के नीचे एक लंबे चौड़े हॉल में शबीना चीखी, मुझे नहीं मालूम कि केशव भैया कहाँ हैं। केशव के बारे में तुमसे पूछा किसने? सामने खड़े डफरिन ने कहा। तो फिर यहाँ मुझे क्यों लाया गया है? चूहों को उस बिल से बाहर निकालने के लिए जिसमें वे जा छुपे हुए हैं। क्या मतलब? डफरिन हंसा। बड़ी भयानक हंसी थी उसकी, ऐसी कि शबीना के समूचे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। ट्यूबलाइट्स के प्रकाश से जगमगा रहे हॉल की दीवारों के सहारे चारों तरफ कोबरा के मेंबर्स खड़े थे। डफरिन शबीना के ठीक सामने था। एक एक शब्द को चबाता हुआ बोला, यह तो हम जानते हैं कि उस चूहे का पता ना तुम जानती हो और ना साजिद, अतः तुमसे पूछताछ करके समय बर्बाद नहीं करेंगे हम। लेकिन इसके बावजूद तुम हमें उस तक पहुंचा सकती हो। कैसे? तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी तमन्ना ये है ना कि तुम्हारी जान केशव की खातिर निकले। तुम्हारी ये तमन्ना हम जरूर पूरी करेंगे। क्या मतलब? उसके सवाल का जवाब देने के स्थान पर डफरिन जोर से चीखा, नंबर 10। यस सर। गंजा और कद्दावर व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ा। हमारा संगठन सबकी तमन्ना पूरी करता है। इस लड़की की तमन्ना भी पूरी करो, मगर याद रहे तमन्ना इस तरह होनी चाहिए कि सुनकर पागल हो उठे, होशो हवास गंवा बैठे, अपने दिल से उसे बाहर आना पड़े। ये शब्द डफरिन ने ऐसे खतरनाक अंदाज में कहे थे कि शबीना के समूचे जिस्म में मौत की सिरहन दौड़ गई। टांगे कांपने लगी। नंबर 10 खतरनाक अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। शबीना सामने खड़ी साक्षात मौत को अपनी आंखों से देख रही थी। उसने अपनी काली चुनरी का पल्ला सिर पर डाला, घुटने फर्श पर टेक कर वहीं नमाज अदा करके नेक अंदाज में बैठी और नेत्र बंद करके बुदबुदा उठी, या खुदा मेरे भैया की मदद करना। अल्लाह ताला उसे ये समझने की ताकत देना कि ये लोग मेरा खून क्यों बहा रहे हैं। उसके जहन पर तुम खुद काबिज होना जाना और उत्तेजित ना होने देना। नंबर 10 उस पर झपट चुका था। अगले दिन सुबह आईटीओ के नजदीक फ्लाईओवर के ठीक बीचों बीच दिल्ली वासियों को एक खूबसूरत और युवा लड़की की निर्वस्त्र लाश पड़ी मिली।
उस लाश को देखकर कोई बच्चा भी बता सकता था कि हत्यारों ने उसे कत्ल करने से पहले ना सिर्फ बलात्कार किया बल्कि दरिंदों के समान उसके समूचे जिस्म को नोचा गया है। तरह तरह की अफवाहें फैल गईं। शाम होते होते अखबारों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी छप गई। डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि कत्ल से कम 20 लोगों ने लड़की के साथ बलात्कार किया है। जैन धर्मशाला में रह रहे शेखर ने सब कुछ सुना, अखबार पढ़ा। मारे गुस्से के पागल हो गया वह। जी चाहा कि 10-20 हैंड में ग्रेनेड लिए सीधा 5 स्टार की इमारत में घुस जाए और मलबे के ढेर में बहुत सारे उसको तब्दील कर दे। कुछ ऐसे ही ख्याल भिखारिन के रूप में फुटपाथ पर रातें गुजार रही वीणा के जहन में उभरे। सोनू तो सारे दिन रोती ही रही। साजिद की हालत यह थी कि चेहरा पत्थर की तरह सख्त और खुरदरा नजर आ रहा था। होठ रह रहकर कांप रहे थे, आंखें आग उगल रही थी। वह अकेला था जो शबीना की लाश लेने पोस्टमार्टम की इमारत पर पहुंचा था। जब वह शबीना को दफना रहा था तब उसके जहन में चक्रवात कुछ इस तरह शोर मचाए हुए था जैसे हजारों विमानों के इंजन एक साथ जाग उठे हों। केशव बोला हूं मैं। फोन पर उभरने वाली आवाज में ऐसा कुछ था जिसने काउंटर नंबर 15 पर मौजूद लड़की के दिलो दिमाग को हिलाकर रख दिया। बिना मुझसे एक भी सवाल किए किंग कोबरा से कहो कि अगर वह मर्द का बच्चा है तो फौरन मुझसे बात करे। लड़की बोली, उनके अग्रिम आदेश हैं कि आपका फोन आते ही उनसे बात कराई जाए, तो लाइन दो उसे। इसके बाद लड़की ने लाइन किंग कोबरा को दी। किंग कोबरा ने कहा, हेलो केशव। मासूम और भूली भाली शबीना की लाश ने आज मुझे बताया कि कोबरा संगठन कितनी नीचता पर उतर सकता है। केशव अपने एक एक शब्द को चबा रहा था। यह भी पता लगा कि तुम खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा भी नोच सकते हो। होठों पर दिलचस्प मुस्कान लिए किंग कोबरा ने पूछा, क्या मतलब? जब मुझे और मेरे उन साथियों को तलाश ना कर सके जो तुमसे जंग में मेरे साथ हैं, तो तुमने उन पर हाथ डाला, जिन्हें मैंने इस जंग से दूर रखा था। हमने नहीं, डफरिन ने। क्या मतलब? भूल गई क्या? तुम्हारी लड़ाई समूचे कोबरा संगठन से नहीं बल्कि सिर्फ डफरिन और उनके ग्रुप से चल रही है। हम तो इस दिलचस्प जंग के दर्शक मात्र हैं। तो क्या तुम्हारे प्यादे इसी किस्म की जलील जंग लड़ते हैं? यह सोचना फील्ड कोबराओं का काम होता है कि उन्हें कौन सी जंग किस तरह लड़नी है। जैसे हमारे ख्याल से जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। तो अपने प्यादे से कहना मिस्टर किंग कि उसका वार खाली गया। क्या मतलब? वह मुझ और मेरे साथियों तक पहुंचने के लिए मरा जा रहा है। खूब समझता हूं कि सिर्फ इसी उद्देश्य से शबीना की शर्मनाक लाश सड़क पर डाली गई। इससे कहना कि इस किस्म की बचकानी हरकतें करके वह कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। और रही शबीना के साथ हुए व्यवहार और उसके किस्म की बात, हालांकि तुम जानते हो कि मेरा विश्वास कानून की दफाएं तोड़ने में नहीं है, मगर फिर भी नोट कर लो किंग कोबरा, शबीना पर हुए हर जुल्म का बदला लिया जाएगा। उसके खून के एक एक कतरे का हिसाब तुम्हारे प्यादे से मैं खुद लूंगा। हम उससे कुछ नहीं कहेंगे, जो कहना है तुम खुद ही कहो। बस, केशव ने उसकी बात काटकर कहा, अब मैं फोन रख रहा हूँ। उतनी देर तक तुमसे बात नहीं कर सकता जितनी देर में तुम्हारे प्यादे यह पता लगा सकें कि मैं कहां से बोल रहा हूँ। किंग कोबरा को बोलने का अवसर नहीं मिला। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया था। अगली सुबह सामान्य नागरिकों के लिए सनसनीखेज नहीं बल्कि कोबरा संगठन को जड़ों तक हिला डालने वाली सुबह थी। विशेष रूप से डफरिन को दांतों तले पसीना आ गया। सूरज की पहली किरणों के साथ विभिन्न सड़कों पर 7 लाशें मिली, हर एक की जेब में सोने की गिन्नी। सबको एक ही रिवॉल्वर की गोलियों से मौत के घाट उतारा गया था। वे कोबरा के मेंबर्स थे। उनमें से एक लाश नंबर 10 की भी थी। नागरिकों, पुलिस और प्रशासन में जो हड़कंप मचा वह एक तरफ था। दूसरी तरफ था कोबरा संगठन में मचा हड़कंप। वह पहली थी जब कोबरा के मेंबर्स बिस्तर छोड़ते ही पसीनों से नहा गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि मौत का आतंक क्या होता है। अंडरवर्ल्ड में तहलका मच गया था। मुजरिमों की दुनिया में चर्चा होने लगी थी कि कोबरा संगठन इस बार किसी ऐसे संगठन से उलझ बैठा है जो उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। यह भी चर्चा थी कि अगर
कोबरा का कोई भी मेंबर सुरक्षित नहीं है। जाने कौन कब कहाँ उसे गोली से उड़ा दे। डफरिन बोराया फिर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। जवाब में ज्यादा से ज्यादा वह साजिद को कत्ल कर सकता था, क्योंकि सामने वही था। किंतु वह जानता था यह करना दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्यवाही का मुकम्मल जवाब नहीं होगा। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे रात में गंवाई गई कोबरा संगठन की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया जा सके। तुम बोलो शेखर, फील्ड ड्राइव करते हुए केशव ने सख्त स्वर में पूछा। तुमने तो नहीं किया यह सब? नहीं, शेखर ने कहा। शीशे में पिछली सीट पर बैठे शेखर का चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हुए केशव ने कहा, तुम सच बोल रहे हो ना? आपसे झूठ बोला कभी? मेरी कसम खाओ। नहीं, शेखर ने दृढ़ता पूर्वक कहा, मैं आपकी कसम नहीं खाऊंगा। शेखर के इस जवाब पर केशव ने चौंक कर शीशे में पुनः देखा। कुछ ऐसे अंदाज में शेखर के नजदीक बैठी वीणा ने भी उसकी तरफ देखा। कुछ देर के लिए गाड़ी में सन्नाटा छा गया। केशव बोला, इसका मतलब यह सब तुमने किया है? मैंने नहीं किया। तो कसम क्यों नहीं खाती? अपनी कसम को बहुत सस्ती बना दिया है आपने। बात बात पर कसम देने लगे हैं। कुछ देर पहले वीणा आपकी कसम खाकर कह चुकी है कि उसने कोबरा के मेंबर्स को मौत के घाट नहीं उतारा। अब इसी मामले में आप मुझे भी कसम खिलवाना चाहते हैं। जब कह चुका हूं कि मैंने यह सब नहीं किया तो आप यकीन क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारी कसम खाने से पहले यकीन नहीं करूंगा शेखर। मैंने नहीं किया, आपकी कसम। बस अब तो यकीन आया आपको? सरकार को मैं, शेखर चीखता बोला, मैंने उन हरामजादों में से किसी को नहीं मारा और इस बात पर मुझे फक्र नहीं अफसोस है केशव भैया। मुझे दुख है कि मैंने उन्हें क्यों नहीं मारा। शेखर, काश मुझे पता होता कि वे कहाँ मिलेंगे। काश मैं जानता होता कि शबीना बहन के कातिल वे हैं, तो मैं वह सबसे पहला शख्स होता जो वही करता जो हुआ है। होश में आओ शेखर। आप होश की बात करते हैं? उन हालात में होश की बात करते हैं जब 20 कुत्तों ने शबीना बहन के साथ बलात्कार किया, उन्हें कत्ल कर डाला। मैंने तुम सबको पहले ही आगाह किया था यह सब होगा। जो हुआ ठीक हुआ है केशव भैया। उन दरिंदों की यही सजा थी। केशव ने कठोर स्वर में कहा। जंग शुरू होने पर तुम लोगों को अपने साथ लेने से पहले मैंने वार्निंग दी थी कि कोबरा की किसी भी कार्रवाई के जवाब में हमें उत्तेजित होकर कानून नहीं तोड़ना है। काफी देर से खामोश वीणा बोली, क्या बात कहूं भैया? बोलो। बिना कानून तोड़े कोबरा से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। यह बात तुम पहले भी कह चुकी हो और मेरा जवाब भी तुमने सुना है। तो सीधे सीधे कहिए कि शबीना की तरह एक एक करके हम सबको मरना है। यही सोचकर तुम लोगों ने मेरा साथ देने का निश्चय किया था। आप कुछ भी कहें भैया, कसम खा चुकी हूँ कि वह सब मैंने नहीं किया, मगर सच्चाई ये है कि जिसने भी किया है तहे दिल से मैं उसका समर्थन करती हूँ। बल्कि ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं कि अगर मुझे मौका मिलता तो वही करती। अब तुम भी शेखर के लहजे में बोलने लगी। अगर यह बात जवान पर लाना पाप है तो दिल में हो तो मैंने पाप किया है। मेरे हुक्म से बगावत कर जाते तुम लोग। बेशक, शेखर ने कहा। केशव चुपचाप शीशे में उन दोनों के भभकते चेहरों को देखता रह गया। गाड़ी में तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया था। मीणा बोली, हर आदमी आपकी तरह महान नहीं हो सकता केशव भैया। जिन हालात में आप खुद को नियंत्रित रखते हैं, दिमाग को उत्तेजित नहीं होने देते, जरूरी नहीं कि दूसरे भी यह सब कर सके। और शेखर नहीं कर सकता और वह शख्स नहीं कर सकता जिसने कोबरा के मेंबर्स को मौत के घाट उतारा है। कौन है वह? कोई भी हो सकता है। सोनू, साजिद। सोनू ऐसा नहीं कर सकती। शेखर बोला, तो अगर साजिद भाई से कभी मुलाकात हुई तो उसकी इस महान काम पर मैं उसे बधाई जरूर दूंगा। कठोर स्वर में केशव ने कहा, तुम्हें मेरे साथ काम करना है या नहीं? क्या मतलब? शेखर सहम सा गया। अगर मेरे साथ काम करना हो तो सिर्फ वही करोगे जो मैं कहता हूं। शेखर चुप रह गया। रात के 11 बजे। बब्बन अपने बेडरूम में उस वक्त एक लड़की के जिस्म से खेल रहा था जब कमरे में रखे फोन की घंटी घनघना उठी। हाथ बढ़ाकर बब्बन ने रिसीवर उठाया। अभी कुछ बोलने ही वाला था कि हेलो 16 की आवाज उभरी। दूसरी तरफ से पूछा गया,
कौन बोल रहा है? 16। वह बब्बन की कोठी में ही लगे एक एक्सटेंशन फोन पर बात कर रहा था। ओह, व्यंग्यात्मक स्वर में कहा गया, यानी खतरनाक कोबरा नंबर 16। 16 ने गुर्रा कर पूछा, कौन हो तुम? मुझे शेखर कहते हैं। दूसरी तरफ से गुर्रा कर कहा गया, केशव का एक ऐसा साथी जो कानून की दफा को नहीं मानता। क्या मतलब? मतलब बहुत साफ है बेटे, मैं कानून की किस दफा को तोड़ने से नहीं हिचकता। अगर हिचका होता तो शबीना के जवाब में 7 हत्याएं ना की होती। तुमने ये 7 कत्ल किए थे? जी हाँ, बड़े प्यार के लहजे में कहा गया। बच्चे का ही काम था वह, और मेरी आज की हिट लिस्ट में तुम हो। बब्बन की कोठी पर तैनात तुम्हारे चमचे हैं, हम सबका तुम कत्ल करोगे। सुबह लोगों को तुम सबकी लाशें मिलेंगी। 16 गुर्राया, तुम बब्बन की कोठी के आसपास नहीं फटक सकते बच्चे। मैं फटक चुका हूँ बापूजान। पटकने के बाद तुम्हें फोन किया है। क्या मतलब? कुछ देर बाद बब्बन की कोठी में धमाके गूंजने शुरू होंगे। ऐसा इंतजाम मैं कर चुका हूँ हुजूर कि थोड़े थोड़े अंतराल से 25 धमाके होंगे और 25 धमाकों के बाद उस्ताद की शानदार कोठी मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी होगी और उस मलबे में दबी होगी उन सब की लाशें जो मेरी आज की हिट लिस्ट में हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, 16 चीखा। शेखर कहता चला गया, यह खेल लाइट गुल होने से शुरू होगा, यानी सबसे पहले कोठी की लाइट गुल हो जाएगी, उसके बाद शुरू होंगे धमाके। मैं तुम्हारी इस चाल में फंसने वाला नहीं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही शिखर ने कहा, इससे पहले कि तुम यह सब मालूम कर सको कि मैं कहां से बोल रहा हूं, विदा चाहता हूं। मिस्टर 16, बाय। संबंध विच्छेद हो गया। किरकिर की आवाज 16 के कानों में गूंज रही थी। नहीं, बब्बन की चीख उभरी, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना। अरे, 16 चौंका, आप फोन पर होने वाली बातें सुन रहे थे? बदहवास बब्बन ने रिसीवर क्रेडिट पर पटका और दरवाजे की तरफ लपका। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? झुंझलाकर 16 चीख पड़ा। फोन पर उसने झूठी धमकी दी है, यहाँ कोई धमाका नहीं हो सकता। अर्ध विक्षिप्त अवस्था में बब्बन ने पूछा, क्यों नहीं हो सकता? धमाके बिना बम के नहीं हो सकते, और जब किसी बाहरी चिड़िया तक ने कोठी में पर नहीं मारा तो यहाँ बम कैसे पहुंच सकते हैं? हो सकता है उसने आज दिन में यहाँ बम फिट किए हों। चप्पे चप्पे पर कोबरा के आदमी तैनात हैं। कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? जिसने कोबरा के 7 मेंबर्स को मौत के घाट उतार दिया, वह सब कुछ कर सकता है। तुम्हारे मेंबर्स की आंखों में धूल झोंक कर इस कोठी में बम फिट कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया होता तो फोन ना करता। क्या मतलब? जो हमें मारना चाहता है, क्या वही फोन करके भागने का मौका देगा? कहना क्या चाहते हो? फोन का उद्देश्य यह है कि हम में भगदड़ मच जाए, वह सुरक्षा घेरा टूट जाए जो हमने आपके चारों तरफ बना रखा है। वह ये चाहता है कि आप इस घेरे से बाहर निकले और वह आपको कत्ल कर दे। बब्बन अभी कुछ कहने ही वाला था कि एक झटके से समूची कोठी की लाइट ऑफ हो गई। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी के साथ मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।